नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देखा जा रहा है दर्शकों कि दिल्ली में वायरल फीवर बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में देखा जा रहा है कि ओपीडी फुल चल रही हैं, आईसीयू भी फुल हो चुके हैं और लंबी लंबी कतारें मरीजों की देखी जा रही हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों में जो वायरल फीवर हो रहा है उससे कैसे निपटें, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोज करने का तरीका क्या है और प्रिवेंशन क्या है। अगर किसी को वायरल फीवर हो जाता है तो उसके बाद वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना है और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे इस वायरल फीवर से बच सकें। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पीडी गर्ग जी हैं। डॉक्टर पीडी गर्ग को 40 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। हम आपसे डिस्कशन करके सारी बातें बताएंगे और आपके जो सवाल हैं उनके हम जवाब भी आपको देंगे। बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अचानक से बच्चों में बड़े वायरल बुखार के मामले। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी के बाहर लगी लंबी कतार। अस्पताल के आईसीयू बेड्स हुए फुल। अभी दिल्ली में कोरोना ठीक प्रकार से गया नहीं था, लेकिन वायरल फीवर का आतंक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये परेशानी बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अस्पताल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन के लिए एक चुनौती देखी जा रही है। दिल्ली में इन दिनों बढ़ रहा वायरल इन्फेक्शन बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर में लाल चकत्ते पड़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चों के केस में काफी वृद्धि पाई गई है। अस्पताल का आईसीयू वार्ड फुल है। ओपीडी के बाहर लंबी कतार लगी है। तो बच्चों को कैसे बचाएं वायरल फीवर से, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी बातों को करना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है। अगर आपको जाननी है सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि इस समय बहुत चिंता का विषय है। अस्पतालों में देखा जा रहा है लंबी लंबी कतार लगी है। बच्चों के फीवर हैं जो 2 से 3 दिन तक नहीं उतर रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं और कई बार तो देखा जाता है कि बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। बच्चों में वायरल फीवर बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। कोरोना भी थोड़ा सा ही कम हुआ था, लेकिन दिल्ली को फिर से वायरल फीवर ने एक बार कहीं ना कहीं अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। सर, देखा जाए हर साल इस मौसम में वायरल फीवर तो आता ही था, लेकिन इस बार जो वायरल फीवर का आतंक है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आप एक बहुत सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, आपको 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आपके एक्सपीरियंस में आप इस बीमारी को इस प्रेजेंट कंडीशन में किस प्रकार से देखते हैं? दरअसल पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया है हमारे दर्शकों से रूबरू होने का। देखिए, वायरल फीवर जो इस समय चल रहा है ये हर साल होता है और ये करीब करीब 2 सीज़न होते हैं, एक फरवरी मार्च का और एक सितंबर अक्टूबर या अगस्त सितंबर में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा दोनों को सिनोनिम मान लिया जाता है, बट वायरल फीवर में इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, उसकी फैमिली है। उसके अलावा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं। कभी इन्फ्लुएंजा से परेशान होती है जनता, कभी पैरा इन्फ्लुएंजा से, कभी रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल से और कभी और दूसरे वायरस से होती है। इस समय प्रोबेबली हमारे पास जो आ रहा है वो इन्फ्लुएंजा ना होकर इन्फ्लुएंजा है और दूसरा रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है। इन्फ्लुएंजा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब हमारे पास स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जो वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इन्फ्लुएंजा थे, और ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा कि इन्फ्लुएंजा इटसेल्फ जो है 3-4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है अगर कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। इन सब जितने भी वायरल फीवर हैं जिनमें हम कहें कि सब इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है या रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल है, एडिनो वायरस, मोस्ट कॉमन जो होता है ये सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं। और इनमें सबसे पहले शुरू होता है जो कोराइजा, नाक का बहना।
बलगम बनना, फिर खांसी, नाक का बंद होना, और फिर उसके बाद जो है अगर ज़्यादा परेशान करता है तो निमोनिया वगैरह होता है। ये जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल है, ये जो है लंग को ज़्यादा जकड़ता है, जिसको हम अस्थमा टाइप डिसीज कहते हैं। अस्थमा की डेफिनेशन तो डिफरेंट होती है, तो पर जिन लोगों को अस्थमा की का अंदेशा होता है या इन लोगों में अस्थमा ज़्यादा कॉमन होता है, उन लोगों को तो ये बहुत ही परेशान करता है, ये उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। और एक आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है ना सांस के साथ आवाज़ निकालते हैं, ये क्रूप बोलते हैं हम उसे, ये उसको करता है। एक होती है बीमारी लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, उसको, वो भी एक क्रूप ही होता है। वो ये चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और जैसा कि आपको मालूम है वायरस का, कोरोना ने तो सबको काफ़ी इंटेलिजेंट बना दिया है वायरल डिसीज के बारे में, कि वायरस का कोई ख़ास अभी तक इलाज नहीं है, और ना इनमें कोई, इन्फ्लुएंजा का तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करने लगे हैं, पर ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वगैरह का कोई इलाज नहीं है, मतलब कोई मेडिसिन नहीं है। इलाज को तो खैर अब जब कुछ नहीं होता तो कुछ तो करते ही हैं। इसमें जो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ सांस जिससे आपको आसानी से आ सके, ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि फ़ायदा करती हैं। बिल्कुल, आज ठीक बताया आपने डॉक्टर साहब कि इस प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये परेशानियां होती हैं, और कई बार बच्चों में देखा भी जाता है जब सांस लेते हैं तो उनमें आवाज़ सी भी होती है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई बार ये देखा जाता है जब किसी बच्चे को बुखार आता है तो घर के लोग सबसे पहले उसको सिरप या पैरासीटामोल की कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे टेम्परेचर को डाउन करें, स्पंज बात करते हैं, पट्टी रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है कि फीवर नहीं उतरता है 2-3 दिन तक डॉक्टर से परामर्श करने के बाद। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है? पहले तो ये बता दूं कि ये बीमारी जो है ना बहुत तेज़ी से अटैक करती है। मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जब आपको इन्फेक्शन होता है और जब आप बीमार पड़ना चाहते हैं, जैसे आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं और जब आप बीमार पड़ते हैं, उसमें ज़्यादातर 2-3 दिन का गैप होता है, पर इस बीमारी में 12 से 72 घंटे की गैप होता है। मतलब अगर आप रात को पार्टी खा के आए हैं तो हो सकता है सुबह आप ऑफिस ना जा सकें, स्कूल ना जा सकें। 12 घंटे भी में ये जकड़ लेता है मरीज को। जैसे मैंने पहले बताया कि शुरुआत जो है सर्दी जुकाम से होती है, नाक बहने से, खांसी से, और फिर बुखार से। बुखार आमतौर पर कम ही होता है इसमें, पर जब होता है तो मतलब देयर इज़ नो लिमिट। उस समय जैसे इन्होंने कहा कि आपने पूछा कि तेज़ बुखार होता है तो क्या करना चाहिए। भाई अभी तक जितनी भी दवाइयाँ आई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं, और उनमें अभी तक सेफेस्ट मेडिसिन जो है उसको ही माना गया पैरासीटामोल को। बीच में सैलिसाइलिक एसिड काफ़ी चला था, उससे एक बीमारी होती है रे सिंड्रोम, वो हुआ करता था। और भी बीमारियाँ, इबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, निमेसुलाइड है, ये सब आई हैं गई हैं। दे आर नॉट एज सेफ एज पैरासीटामोल इज। तो जहाँ तक कोशिश की जाए तो पैरासीटामोल पे ही स्टिक करना चाहिए। और अगर इसके बाद परेशानी होती है तो वी हैव सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन आल्सो, इबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, और कोल्ड स्पंजिंग है जो कि टाइम टेस्टेड है। दूसरी, कई बार देखा गया है कि जैसे जैसे बुखार बढ़ता है तो लोग अपना एसी फैन बंद कर देते हैं, बच्चे को कंबल भी उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो एनवायरनमेंट हो वो थर्मो न्यूट्रल होना चाहिए। थर्मो न्यूट्रल से मतलब कि ना गर्म हो ना ठंडा हो। हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट करती है वो बनी है 26 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से। अगर आप इसमें रहते हैं तो मतलब आपको ये आइडियल है, इसमें आपको बॉडी को कम से कम स्ट्रेस पड़ता है। मतलब आप रहने को तो 4 डिग्री पे भी लोग रहते हैं, शर्ट में घूमते हैं, 40 डिग्री पे भी रहते हैं, पर उस समय उसमें स्ट्रेस होता है। हर एक बंदा नहीं रह सकता है, बूढ़े लोग नहीं रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते हैं 4 डिग्री में। तो अगर वो 26 के आसपास है तो ये समझिए उसको मिनिमम स्ट्रेस होगा और वो सबसे अच्छा होगा। तो एसी चलाइए, पंखा 1 पे चला सकते हैं, एसी को आप 26 डिग्री पे फिक्स कर दीजिएगा, 27-28 पे कर सकते हैं मैक्सिमम। 24 और 27 इज़ द वेरी गुड टेम्परेचर। और पंखा 1 पे चलाइएगा,
बच्चे को ओवर क्लोथिंग नहीं करिएगा, ना ओवर क्लोथिंग करिएगा ना अंडर क्लोथिंग करिएगा, दोनों ही चीज़ें खराब होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है और आपने कहा कि पैरासिटामोल ही अभी राइट। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए दी गई है और बाकी और बीच में ये जो है हर 4 घंटे पर रिपीट की जा सकती है। अगर बुखार ना उतरे तो हर हाँ, 4 मतलब घंटे जैसे बाद बुखार उतरता है फिर दोबारा कितनी जल्दी दें, तो 4 या 6 घंटे पे दी जा सकती है। पैरासिटामोल को देते रहें। हाँ, और अच्छा। आपने कहा कि पट्टी लगातार बच्चों को देते रहें जैसे जिससे टेम्परेचर उतारना हाँ, बेहद दूसरी मेडिसिन है, डॉक्टर से पूछ के जो है इब्रुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, वी यूज देम सम टाइम, बट वो कॉम्बिनेशन, एक चीज़ याद रखें, कॉम्बिनेशन वाली नहीं दें। बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जिनमें कि पैरासीटामोल के साथ जो है आपको दूसरे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, इब्रुप्रोफेन के, मेफेनेमिक एसिड के। तो वो जब आपको ज़रूरत पड़ती है सेकंड लाइन की तभी यूज करें ना, हमेशा ही बेसिक में ही आप फर्स्ट लाइन भी दे रहे हैं, सेकंड लाइन भी दे रहे हैं, जो मिक्स जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक क्योंकि है। हर दवाई के कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल। सर ये आपने बात बहुत अच्छे से बता दी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर बच्चे का बुखार नहीं उतरे तो आपने कहा कि डॉक्टर से परामर्श करके मेडिसिन चेंज कर सकते हैं और भी बातें हैं। बच्चे को अस्पताल में एडमिट करने की सिचुएशन कब होती है? पेरेंट्स कब समझें कि मुझे बच्चे को एडमिट कराना है अस्पताल में? पहले तो आप ये सुनिए कि बच्चे को एडमिट होने से कैसे बचाया जाए। जी, जी, बिल्कुल। एडमिट करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जी। बच्चे को कैसे बचाए? जी। दरअसल क्या है कि बच्चा जब भी बीमार पड़ता है बहुत इनोसेंट होता है और सबसे पहला काम करता है वो खाना पीना छोड़ देता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और वो खाता पीता नहीं है। आप नई नई चीज़ों से ट्राई करते हैं। मैंने बहुत देखा है, साहब दूध नहीं पी रहा तो ग्लूकोज, वो दूध नहीं पी रहा तो इसको पानी में ग्लूकोज मिला के दे दें, अनार का जूस पिला के दे दें, इसको नारियल का पानी पिला दें। बच्चा जब इतना चिड़चिड़ा है और हमने आज तक कभी नारियल का पानी पिया नहीं है नॉर्दर्न इंडिया में, तो बच्चा उसको टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है, बच्चा नहीं पिएगा उसे। उसको आप सादा पानी भी देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बॉडी को सबसे पहले ज़रूरत होती है वो होती है हवा की। 10-15 मिनट भी हवा ना मिले तो काम तमाम हो जाता है, जिसको कि फ्री में मिल रही होती है। फिर होता है पानी की ज़रूरत। आपने देखा होगा जब लोग फास्ट करते हैं, जैसे रमज़ान के महीने में, करवा चौथ पे, और जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं, तो शाम तक कैसी हालत हो जाती है, गिरने वाली हालत हो जाती है। और जहाँ खाना खा लिया, पानी पी लिया, ठीक किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वैसे सिर बांधे घूम रहे होते हैं। तो बच्चे का भी ऐसे ही होता है। अगर बच्चे ने खाया नहीं है खाना, तो उसको उसका जो पानी जाता है सारा दूध के द्वारा जाता है। जो आप सेमी सॉलिड देते हैं जैसे चावल है, दाल है, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप देखो जब आप चावल बनाते हो या दाल बनाते हो तो आप आधी कटोरी, 1 कटोरी दाल नहीं लेते और वो आपका पूरा बर्तन भर जाता है, कुकर बन जाता है आधा किलो का, 1 किलो का। तो वो सारा का सारा पानी तो है और वो उसके अंदर जाता है। तो पानी की मात्रा उसके ऐसे जाती है। तो कम से कम उसको पानी पिलाते रहें, जिससे कि आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन कम होगा, खुश रहेगा, दवाइयाँ भी अच्छी तरह काम कर सकेंगी और आप भर्ती होने से बच सकेंगे। आधे बच्चे जो है, आप चाहे निमोनिया से भर्ती होइए, चाहे टाइफाइड से भर्ती होइए, चाहे जॉन्डिस से भर्ती होइए, चाहे दस्त उल्टी से भर्ती होइए, सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि वो ज़्यादातर पेरेंट्स जो है पानी की केयर ही नहीं करते। उन्होंने कहा दूध नहीं पी रहा तो उन्होंने कहा आलू खिला दिया मैंने, वो नहीं पी रहा था तो मैंने खिचड़ी खिलानी। अरे भाई, वो दूध नहीं पी रहा तो ये चीज़ें भी नहीं लेगा, उसको पानी की ज़रूरत है। पानी दे दोगे तो उसको टाइम मिल जाएगा कि वो, क्योंकि बीमारी तो 2-3 दिन में जानी ही जानी है। अगर ये वायरल है तो 2-3 दिन में 90% बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। तो उस दौरान उसको अगर आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे उसका, तो आपको उसको भर्ती नहीं करना पड़ेगा। अब अगर बाय द वे दूसरी वजह जो होती है, जो भर्ती करने का सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है कि सांस तेज चलती है, जो अस्थमा, निमोनिया ये होता है। तो उसमें यही देखना होता है कि बच्चे के शर्ट उठा के देख सकते हैं सांस तेज ले रहा है क्या। अगर वो सांस की, आपको जैसे कभी बच्चा पालना तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, अपने बच्चे की कभी पेट उठा, वो शर्ट उठा के देखें कितनी तेज सांस लेता है। यूजली 40 तक बहुत है, 35-40 तक है कि बच्चा 1 साल तक 30 के करीब 30 या 35 लेता है और उसके बाद और कम होती जाती है। 40-50 तक तो ठीक है, पर अगर 60 से ऊपर ले रहा है तो डेफिनेटली चिंता की बात है। डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करना है।
डॉक्टर को तो वैसे फीवर पे भी कांटेक्ट करना होता है, पर हाँ 60 के बाद जो है आपको बॉदर करना होता है। अब एक लिमिट है, उसके बाद तो सांस भी तेज नहीं ले सकते आप। 60 की जगह 70 ले लोगे, 80 ले लोगे, फिर वो जो है उसमें गड्ढे पड़ने लगते हैं, जिसको हम डॉक्टरी में तो इंटरकॉस्टल स्पेस में रिट्रैक्शन बोलते हैं, आप सिंपल भाषा में बोलते हैं गड्ढे पड़ने लगते हैं। आपको अगर कभी बच्चे को निमोनिया होगा, ऐसा कुछ होगा, तो आप उसको देख सकेंगे शर्ट उठा के कि उसको जो है, या वीडियो पे कहीं मिल जाएगा सोशल मीडिया पे कैसे पड़ते हैं गड्ढे। तो अगर गड्ढे पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको जो है दिखाने की ज़रूरत है, और अगर गड्ढे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो फिर उसको दवाई से घर पे मैनेज किया जा सकता है, नहीं तो फिर तब भर्ती करना पड़ेगा। सांस कितनी तेज़ चल रही है, सांस में के साथ गड्ढे पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। ये कई बार मैं ऐसा देखा होगा, बच्चा जब सांस लेता है तो उसको आप गोदी में उसका सिर हिलता हुआ देख सकते हैं। दिस इज अनदर साइन। ऐसे ऐसे हर सांस के साथ उसका सिर हिलता है, तो दिस इज अनदर साइन कि उसको सांस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये हाई ग्रेड फीवर हो, बच्चा खा नहीं रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बच्चे ने 8 घंटे से 12 घंटे से पेशाब नहीं किया है, तो उसको आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है और उसको एडमिट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर आपने बता दी। दर्शक आपको जो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि बच्चे की सांस पर हम लोगों को नज़र रखनी है, खासकर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा छोटा होता है, बता नहीं पाता है, तो किस प्रकार से सांस ले रहा है ये देखना है। और आपने बताया कि अगर फीवर नहीं उतर रहा है तो दवाई को स्टेप बाय स्टेप दें और डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। सर ये सिचुएशन हमारे दिल्ली में क्यों देखी जा रही है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है? क्या ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या ये कोई और बात है? नहीं, मैं इसको वो जो क्लाइमेट चेंज की तो वैसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर साल ही होता है जब सीज़न चेंज होता है, जो एट द एंड ऑफ समर और जो हमारा बरसात का मौसम होता है और बिगनिंग ऑफ सर्दी होता है, इस समय सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, यही नहीं वर्ल्ड ओवर होता है। अनफॉर्चुनेटली कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि पूरे मोहल्ले और पूरे एरिया में ये इतना ज़्यादा होता है कि मतलब हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको भी पैरालाइज कर देते हैं, उनको भी ये जो है सुपरसीड कर जाता है। उतनी ज़्यादा हमारे पास, भाई हम अपनी हेल्थ सर्विसेज दुगनी कर सकते हैं, तिगनी कर सकते हैं, 4 गुनी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कोविड के टाइम पे जब 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 बीमारी जो है 10, 20, 30 गुनी हो रही हो, तो सारी चीज़ों की शॉर्टेज पड़ जाएगी, चाहे वो बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो। जहाँ लोगों को आपने देखा होगा लाइन लगी हुई थी सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए, तो कोई भी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएगी अगर 20-30 गुनी उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस तरह की अगर होता है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, और ये हमेशा 5-7 साल में कुछ ना कुछ आता रहता है। अभी हमारे पास एपिडेमिक फॉर्म में जो इन्फ्लुएंजा आया था वो आया था 2009-10 में, जो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना गया था, और वैसे हर साल होता है। और इस बार डेफिनेटली लास्ट ईयर हमारे पास जो इस सीज़न का स्वाइन वो जो वायरल फीवर हुआ था काफ़ी माइल्ड था, और शायद वो इसलिए भी कि लोग निकल नहीं रहे थे उसकी वजह से, कोरोना की वजह से। और इस साल तो इसने पिछले साल की सारी कसर निकाल दी। पिछले साल जितने हम आराम से थे, आज उससे दुगनी परेशान है। बिल्कुल सर, बच्चे बोल नहीं पाते हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो पेरेंट्स की क्या नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कि बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान दें और वायरल फीवर से बचाने के लिए वो एहतियात बरतें? जो आप कह रहे हो कि सब बच्चे बोल नहीं पाते तो इसकी वजह से पता नहीं चलता है, मैं कहता हूँ बच्चे बहुत बोलते हैं, और माँ को सब पता होता है। मतलब उससे अच्छा कोई ऑब्जर्वर नहीं हो सकता। उसको पता है आज मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और अगर वो ना हो तो हम तो बच्चे मतलब हमारे पास कौन लेके आएगा। पहले मदर डिसाइड करती है कि मेरे बच्चे में आज कुछ परेशानी है, आज इसने खाना नहीं खाया है, आज ये प्रॉपर सोया नहीं है, रोज आधा रहा है, चिड़चिड़ा है। तो ये मदर को सब पता चलता है, और उसको इग्नोर ना करें। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बस अब ये सोया नहीं है। अरे भाई सोया क्यों नहीं है ये तो जानिएगा। उसे कौन सी प्रॉब्लम है कि कोई पिक्चर नहीं देखी उसने, या उसके कोई बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का कनेक्शन नहीं है, उसको क्यों नींद नहीं आएगी। कोई ऐसी वजह बता दो जिससे कि बच्चे को नींद नहीं आए।
सिर्फ एक ही वजह है कि उसकी वो आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सोया नहीं है, इसलिए आज वो सो नहीं रहा है, इसलिए वो आज दूध पकड़ नहीं रहा है, इसलिए आज वो, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। बच्चे के पास कोई टेंशन नहीं होता है, उसको टाइम पे दूध मिल जाए, टाइम पे उसकी सफाई हो जाए, नहाने का टाइम हो जाए, उसके उससे अच्छे शेड्यूल तो कोई फॉलो ही नहीं करता। नहा के दूध पिया और सोया, उसके सोने का टाइम होता है तो चाहे आप गाड़ी चला रहे हो वो सो जाएगा, आप जो है 10 लोग बैठ के बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसके सोने का टाइम होगा, वो सो जाएगा, वो पूरी पिक्चर कभी नहीं देखेगा। तो मदर को पता होता है और उसको इग्नोर कर जाते हैं, यही सोच के कि पता नहीं क्यों रो रहा है, पता, ये जो रोना है, ये जो बात है कि साहब आज दूध नहीं पी रहा है, यही सबसे बड़े साइन होते हैं। और फीवर तो फिर है ही, फीवर तो आपको हाथ लगा के पता चल जाता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, मैं यही कहूँगा बस। बिल्कुल। और मतलब सर, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ये भी वायरल फीवर में बहुत ज़रूरी है। ये तो सबको कोरोना ने सिखाई दिया है। इनफैक्ट इतने सालों की प्रैक्टिस में हमने 2 ही बार मास्क यूज किया था, मतलब ओटी के अलावा। आपने देखा होगा सर्जन एनेस्थेटिस्ट तो मास्क यूज करते ही है, पर फिजिशियन लोग जो है 2 ही जगह मास्क यूज किए थे उन्होंने। एक तो जब हमारी ट्यूबरकुलोसिस के वार्ड में पोस्टिंग होती थी तो वहाँ हमारा फिजिशियन मास्क लगा के बैठते थे, हम लोग भी मास्क लगा के जाते थे जब ट्यूबरकुलोसिस के वार्ड में होती थी। दूसरा स्वाइन फ्लू के टाइम पे मास्क, और अब तो इसने हर कॉमन मैन को कोरोना ने मास्क लगवा दिया और सबको पता है। और वही इनफैक्ट पिछले साल और अभी भी अगर बहुत कुछ बचाव हो रहा है तो ये 3 चीज़ों से ही हो रहा है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, हर साल उसका फार्मूला WHO देती है, उसके हिसाब से लगाया जाता है। वो प्रिडिक्ट करती है कि इस साल कौन सा वायरस आएगा। 2-3 वायरस, 3 या अब तो 4 स्ट्रेन होने लगी हैं उसके अंदर, उसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं, और पहले 3 हुआ करती थी, ट्राइवेलेंट होता था। तो वो ये होता है कि इस साल कौन सा था, और इसके अलावा प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद इस साल ये वायरल आएगा, तो उसके हिसाब से बनती है। वो लगवाई जाए तो उससे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल सर, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वायरल फीवर से ठीक होने के बाद बच्चे में वीकनेस बहुत होती है, उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? देखिए, वैसे तो वायरल फीवर जैसे ज़्यादातर केसेज में तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, जो इन्फ्लुएंजा होता है। और ये रेस्पिरेटरी सिंटरियर जो है ये थोड़ा सा लंबा चलता है। इसमें जो है खांसी, मतलब फीवर आपका हो सकता है 4 दिन में ठीक हो जाए, पर खांसी को जाने में 10-10 दिन लग जाते हैं। कमजोरी को, बॉडी पेन को जाने में 1-1.5-2 सप्ताह भी लग सकता है। उस समय बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। तो उसके लिए एक न्यूट्रिशियस डाइट की ही ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशियस डाइट में जो है, वी आर लकी दैट वी आर इन इंडिया, जहाँ की सुबह शाम खाना बनता है। सुबह का खाना जो है अगर शाम को हो तो उसे बासा माना जाता है, रात वाला तो सुबह का बासा होता ही होता है। 90% हाउसेज में जो है सुबह का खाना भी शाम को, और अगर खाते भी हैं तो एटलीस्ट बच्चे को तो नहीं देते, मदर खा लेगी और भी कोई खा लेगा, पर एटलीस्ट बच्चे को तो सुबह का भी खाना देते। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बूंद जो हमारी प्रैक्टिस है सुबह शाम सब्जी बनाने की, दाल बनाने की और रोटी बनाने की, इससे कि कम से कम बीमारियां होती हैं। फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू मेंटेन रहती है। आपको अब पता चल जाता है, अगर आप एक बार दूध उबालते हैं और अगर आप 4 बार दूध उबालते हैं तो आपको पता रहता है ये दूध जो है एक ही बार उबाला गया है या बार बार उबाला गया है। आप दाल भी लेते हैं, राजमा भी लेते हैं, एक बार घी की सब्जी है, एक बार की जो बनी हुई होती है उसका स्वाद अलग होता है। जो बना के 3 बार आपने उसको गर्म करके फिर परोसी जाती है, उसका स्वाद पता होता है कि ये डिफरेंट है। तो ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम करते हैं। तो फ्रेशली कुक्ड फूड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होने चाहिए। को जो पसंद है उस तरह का खाना होना चाहिए। बच्चा जो 1 और 2 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके फूड के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि
बड़ी माँ आती है, कहती है इसको नमक कैसे जाएगा। मैं उनको कहता हूँ भैया 6 महीने तक तो इसने दूध पिया, उसमें तो नमक था ही नहीं। आपके हर खाने में नमक है, दूध में भी नमक है, आपके हर खाने में नमक है। और बच्चे ने 6 महीने तक सिर्फ दूध पिया, उसे दूध का टेस्ट पसंद है, इसलिए उसको ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको नमक देना है या मिर्च मसाले देना है या कोई अलग टेस्ट देना है। आपका पहला काम है कि उसके अंदर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड जाए। आप कुछ भी दाल है, उसमें अगर आपने ज़्यादा नमक ज़्यादा कर दिया और ज़्यादा मिर्ची कर दी तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू में फ़र्क नहीं पाएगा, उसकी पैलेटेबल वैल्यू में तो फ़र्क पड़ जाएगा, टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा, न्यूट्रिशियस वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे को फीके खाना पसंद है, दूध से मिलता जुलता खाना पसंद है, दूध में मिला के कुछ दें वो उसे पसंद है, तो उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। और जो रूटीन की चीज़ें हैं, दूध, दलिया, चावल, खिचड़ी, इवन हलवा, ये चीज़ें दें, ये काफ़ी पौष्टिक होती हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, उसमें एक तो फ्रूट और ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देगी। आप प्रॉपर क्वांटिटी में सही समय पे फूड दें, दैट इज इनफ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, क्योंकि दिल्ली में वायरल फीवर बच्चों में बहुत देखा जा रहा है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं, उसके बाद अपना आप एक्सपीरियंस हम दर्शकों के साथ शेयर करते जाना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही है। हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है, काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। थर्ड वेव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत अच्छी टीम है और हर दिन डिस्कशन आप लोगों के बीच में होता रहता है। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी? अगर आएगी तो कितनी घातक होगी? वैसे तो हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। हम 25, 30, 35 साल से कर रहे हैं, तब भी पोलियो का इतना अच्छा कवरेज नहीं हुआ है जितना कि कोरोना का 1 साल के अंदर हो गया है। ठीक, 75 करोड़ के करीब, 75 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दे दी गई है। हाँ, और जो कि आलमोस्ट ये कह सकते हो 20-25% तो हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कि वो 2 डोज मिल चुकी हैं, काफ़ी लोगों को सिंगल डोज ही मिल चुकी है। पर अगर हम वायरस का नेचर देखें तो थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। जो ऐसा है, कोई भी है, स्वाइन फ्लू है, इसके पहले बर्ड फ्लू हुआ, और भी जितनी बीमारियां हुई हैं उनमें जो है इवन चिकनगुनिया और आपका डेंगू वगैरह था, जब 1 साल आता था तो 2-3 साल के लिए फिर रुकता था, फिर 4 साल बाद आता था। कुछ ऐसी साइकिल होती है कि इम्यूनिटी आ जाती है, फिर जब नॉन इम्यूनाइज पर्सन इकट्ठे होंगे तब वो उसका अटैक होता है। तो इस समय तो इतना ज़्यादा हुआ था कि आपकी 50% से ऊपर को पॉपुलेशन को वैक्सीन लगी हुई है, इतने सारे लोग एक्सपोज हो चुके, तो आना ही नहीं चाहिए। पर दुनिया भर में देख रहे हैं कि जो दूसरी जगहों पर सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई और फोर्थ वेव की भी बातें कर रहे हैं। और उसमें सबसे ख़ास एग्जांपल है इज़राइल का, जहां उसके यहाँ 90% से ज़्यादा की वैक्सीनेशन हो चुका था, उसके बाद भी उसके यहाँ आई। तो ये कुछ भी कहना मुश्किल है, आनी नहीं चाहिए, पर दुनिया भर में आ रही है तो हमारे यहाँ क्यों रुक जाएगी। वायरस म्यूटेट करता है। हालांकि ये अच्छी बात है जो हमारे पास सेकंड वेव आई थी, वो जो सारी दुनिया जिससे परेशान है डेल्टा से, वो हमारी पास सेकंड वेव में ही वो आ चुका है। तो इस वजह से चांसेस कम है, पर वायरस इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए तीनों चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तीनों चारों। वो MSD मतलब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन। 1-2 लाइन में इसके बारे में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के बारे में बोल दो। इसका वैक्सीन अवेलेबल है और हर साल लगता है, मतलब 6 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चों को, बाहर की तो दुनिया में तो लगता है, हर साल लगता है। वहाँ तो बल्कि जो बच्चों को सर्विस देते हैं, केयर गिवर्स जो बोलते हैं, जैसे ग्रांड पेरेंट्स हैं, घर में कोई हेल्प वगैरह आती है, तो उनको भी लगाने की बातें होती हैं। क्योंकि 0 to 6 मंथ जब बच्चा पैदा होता है और 6 महीने तक के बच्चे को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं दी जा सकती है,
तो वो कहते हैं उसके क्योंकि 6 महीने का बच्चा कहीं नहीं जाता है, ना स्कूल जाता, ना ऑफिस जाता, ना कहीं रिश्तेदारी में जाता है, घर में रहता है। तो जो भी घर में आने वाले हैं लोग 10-15 ही होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली है तो 4 ही होंगे, माँ बाप और एक काम वाम करने वाला। सबको वैक्सीनेट कर देना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इवन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन सभी टाइम पर लगाई जा सकती है। नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो देखा आपने, डॉक्टर पीडी गर्ग ने आपको बताया, समझाया कि हम लोगों को बहुत एहतियात बरतना है, खासकर बच्चों को लेकर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अपने बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान दें और अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।